हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रितेश झा और आप सभी का फेमस हिंदी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऑन पेज एसईओ क्या है और इसका यूज कैसे करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ ऑन पेज एसईओ के बारे में उसे स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो आपको देखनी है, जिससे आप ऑन पेज एसईओ के बारे में जो पूरी जानकारी है वो जान सके। दोस्तों, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ। तो इस वीडियो में भी मैं आपको प्रैक्टिकली बेस्ड जो चीज़ें हैं वो बताऊंगा। ऑन पेज एसईओ के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दूंगा। थ्योरी तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो आपको बताऊंगा। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिकली आप जब चीज़ों को समझ पाएंगे, देख पाएंगे, तो ही आप उस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरह से डीपली जान पाएंगे। ठीक है। सभी मतलब ज़्यादातर जो लोग हैं वो ऑन पे जब एसईओ के किसी भी टाइप को ज़्यादातर थ्योरी के माध्यम से बताते हैं। जैसे कि ये मैंने थ्योरी यहाँ लिखी हुई है कि ये है एसईओ ऑन पेज के बारे में, लेकिन जो प्रैक्टिकल है इन चीज़ों के बारे में, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो आपको जल्दी किसी वीडियो में या वेबसाइट पे नहीं मिलती है। इसलिए मैंने भी मतलब जो ऑन पे जब मुझे नहीं पता था उस टाइम भी मैंने एसईओ ऑन पेज के बारे में सर्च किया, तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट या वीडियो मुझे यूट्यूब पे मिली जहाँ पे थ्योरी थ्योरी बता के और जो है वीडियो को छोड़ देते थे लोग। लेकिन मैं इसी को देखते हुए मैंने सोचा कि कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो लोगों को बताऊं। जो भी एसईओ के लर्नर है, जो एसईओ को सीखना चाहते हैं, उन्हें सारी जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकल बेस बताऊं। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली ऑन पेज एसईओ के बारे में बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है एसईओ के बारे में कि एसईओ क्या है, उसका यूज क्या है। तो आपको उस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना है। उस वीडियो के जो बाद ही है आप ऑन पेज एसईओ को जो अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑन पेज एसईओ के बारे में। दोस्तों, ऑन पेज एसईओ क्या है? ऑन पेज एसईओ का सिंपल सा मतलब है, ऑन पेज एसईओ मतलब वेबसाइट के इंटरनल पार्ट में जो हम एसईओ करते हैं उससे ऑन पेज एसईओ कहते हैं। ठीक है। अब ये जो आप डिफिनेशन देख रहे हैं ये मोज के अकॉर्डिंग है। मोज ने जो ऑन पेज एसईओ का जो डिफिनेशन दी है वो ये दी है कि ऑन पेज एसईओ इज द प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग इंडिविजुअल वेब पेजेस इन ऑर्डर टू रैंक हायर एंड अर्न मोर रिलेवेंट ट्रैफिक इन सर्च इंजन। मोज के अकॉर्डिंग जो ऑन पेज एसईओ है वो एक प्रैक्टिस है जिससे हम ऑप्टिमाइज करते हैं अपने इंडिविजुअल वेब पेजेस, मतलब अपने जो वेबसाइट के जो पेजेस हैं या पोस्ट हैं उनको इंडिविजुअल मतलब एक एक पोस्ट को जो है ऑप्टिमाइज करते हैं इतनी बेहतर ढंग से इंटरनली उसको ऑप्टिमाइज करें कि वो सर्च इंजन में रैंक हो जाए, जिसके थ्रू हमें जो हायर और अच्छा जो है रिलेवेंट ट्रैफिक जो है वो मिले। तो उसके लिए ही हम ऑन पेज एसईओ का यूज करते हैं। ऑन पेज एसईओ में बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि कीवर्ड रिसर्च है, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन है। तो इन सभी चीजों को एक एक करके जो है एक एक डिफिनेशन देके मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ। तो इसके लिए चलते हैं वेबसाइट पर। ठीक है। तो मेरी वेबसाइट है सक्सेसदुनिया.com। तो सक्सेसदुनिया.com पे मैं एंटर हो चुका हूँ। तो ये मेरी जो वेबसाइट है ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है। ठीक है। तो ठीक है, तो हम समझते हैं अब इसका जो पहला जो पार्ट है ऑन पेज एसईओ का वो है कीवर्ड रिसर्च। तो दोस्तों, कोई भी जब आप वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो उसमें जब भी आप किसी भी पोस्ट को क्रिएट करते हैं तो उस पोस्ट को क्रिएट करने से पहले आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं। कीवर्ड रिसर्च से मेरा मतलब है उस कीवर्ड के लिए क्या वॉल्यूम है और उसको कितने लोग सर्च करते हैं, क्या उस कीवर्ड से तरह से आता है या नहीं आता है, मतलब उस कीवर्ड के थ्रू जो लोग हैं वो सर्च करते हैं, उस कीवर्ड को नहीं करते हैं। तो वो सारे डिटेल जो है हमें कीवर्ड रिसर्च के थ्रू पता चलती है। ठीक है। उसके साथ साथ उस कीवर्ड का बिट क्या है। ठीक है। तो वो सारी जो नॉलेज है वो हमें कीवर्ड रिसर्च से मिलती है। कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं उसके लिए एक सिंपल ट्रिक है। ठीक है। हम चलते हैं, सिंपली आप समझते हैं। यहाँ आप लिखिए एहरफ या एचआरएफ से बोलते हैं, कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड एक्सप्लोरर। तो ये जो कीवर्ड एक्सप्लोरर देख रहे हैं आप ये फ्री है। ठीक है। तो इस कीवर्ड एक्सप्लोरर के थ्रू जो है आप फ्री में जो आप कीवर्ड को डिस्कवर कर सकते हैं। तो यहाँ तो ये पेड वाला वर्जन है। फिलहाल मैं आपको मैं गेस्ट में दिखा देता हूँ। फ्री वाला जो है एचआरएफ ने फ्री का जो है वो भी दे रखा है। तो इसके लिए मैंने एचआरएफ फ्री टाइप करता हूँ।
तो यहाँ दिखा रहा है कीवर्ड जनरेट टूल। तो इस टूल के थ्रू जो है आप अपने कीवर्ड को जो है रिसर्च कर सकेंगे। इसके लिए कोई भी कीवर्ड हम सर्च करते हैं, जैसे कि मैंने टाइप कर दिया एसईओ, तो एसईओ एक कीवर्ड है जिसे मैं गूगल पे सर्च करना चाहता हूँ कि गूगल पे इसकी जो वॉल्यूम है वो क्या है, इससे कितने लोग सर्च करते हैं, और ये कीवर्ड जो है मेरे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, मैं इस कीवर्ड पे पोस्ट क्रिएट करूँ या ना करूँ। ठीक है, तो वो जानने के लिए मैंने यहाँ जो है एसईओ टाइप कर दिया। एसईओ मेरा एक कीवर्ड है। अब ये यूनाइटेड स्टेट मुझे क्योंकि इंडिया में सर्च करना है कि इंडिया में कितने लोग इसे सर्च करते हैं, इसके लिए मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ सर्च किया इंडिया। यहाँ से इंडिया आ गया और यहाँ फाइंड कीवर्ड्स करना है। जो फाइंड कीवर्ड करना है तो यहाँ आपको आई एम नॉट ए रोबोट के लिए वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए जो भी कुछ चीज़ें इस पर क्लिक करना होगा आपको। क्लिक करने के बाद जो है आपको कीवर्ड की जो आइडिया है वो मिल जाएंगे। यहाँ बता रहा है एसक्यू का जो वॉल्यूम है वो है 149 के, मतलब मंथली। ठीक है, ये वॉल्यूम जो दिखाता है ये मंथली दिखाता है कि एक महीने में से कम 1.5 लाख लोग जो है इंडिया में सर्च करते हैं। ठीक है, इंडिया का ये ट्रैफिक है, तो ये 1.5 लाख लोग जो है इस कीवर्ड को एक दिन में सर्च करते हैं। तो मतलब इस कीवर्ड के रिगार्डिंग अगर मैं पोस्ट क्रिएट करता हूँ और उसे गूगल में रैंक कराता हूँ तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। तो इस तरह से हमने समझा कि कीवर्ड रिसर्च किस तरह से किया जाए। इसके लिए पेड टूल भी आते हैं। पेड टूल में आप कीवर्ड रिसर्च को बेहतर ढंग से कर पाएंगे। तो क्योंकि ये फ्री टूल था तो इस फ्री टूल में है लिमिटेड चीजें हमने समझा। बट अगर आप पेड टूल एचआरएफ का पेड टूल ले लेंगे तो उसमें आप और भी बेहतर ढंग से जो है कीवर्ड रिसर्च को समझ पाएंगे। अब सेकंड ऑप्शन है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? हमने किसी भी पोस्ट को क्रिएट कर लीजिए, मान लीजिए मैंने ये अलगप्पा यूनिवर्सिटी जो है इस नेम से एक पोस्ट क्रिएट किया हुआ है। अब इस पोस्ट को क्रिएट करने के बाद जो इसका कंटेंट है, मतलब जो भी ये कंटेंट लिखा हुआ है, इस कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना होता है हमें। इसको ऑप्टिमाइज कैसे करें, इसकी भी टेक्निक है। इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो करना पड़ता है। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, इस जो जितने भी ये जो चीजें हैं ना, इन सभी के लिए मैं एक अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वीडियो बनाने वाला हूँ। और उस वीडियो में सिर्फ एक, मतलब एक पर्टिकुलर सिर्फ एक जो चीज है, जैसे कीवर्ड रिसर्च है, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन है, तो सिर्फ मैं उसके बारे में ही बताऊंगा, जिससे आप उसके बारे में डिटेल में नॉलेज जान पाए। फिलहाल हम समझते हैं कि ऑन पेज एसईओ में और भी चीजें होती हैं इसमें, जैसे कि कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन बताया मैंने आपको। तो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना होता है जिससे वो सर्च इंजन में रैंक कर सके। ठीक है, तो ये होता है। और तीसरा है हेडिंग्स। अब हेडिंग्स क्या होती हैं? जो आप ये देख रहे हैं अलगप्पा यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस, तो ये जो है इसमें हेडिंग है। इस कंटेंट में ये जो फर्स्ट हेडिंग, ये पहला ये भी हेडिंग है। तो इस हेडिंग को किस तरह से ऑप्टिमाइज किया जाए। ठीक है, ये जो थर्ड है ये भी हेडिंग है। तो इस हेडिंग को भी ऑप्टिमाइज करना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो ऑन पेज एसईओ के जो पार्ट है। फोर्थ है टाइटल टैग। अब टाइटल टैग क्या होता है, इसको समझने के लिए हम वेबसाइट के इंटरनल पार्ट में जाते हैं। तो ये हमने जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है उसके इंटरनल पार्ट, जो एडमिन पार्ट है, उसको हमने ओपन कर लिया। अब चलते हैं, जानते हैं टाइटल टैग क्या होता है। तो मैं एडिट का ऑप्शन पे क्लिक करके जो है अपने वेबसाइट में एंटर कर जाता हूँ। अपने वेबसाइट की जो पोस्ट है उसको ओपन कर देता हूँ। तो इसको ओपन करने के बाद जिसका टाइटल टैग है उसको जानते हैं कि टाइटल टैग क्यों इम्पोर्टेंट होता है और एसईओ के ऑन पेज के लिए टाइटल टैग का होना क्यों कंपलसरी है। तो ये है टाइटल टैग, जो जिसे हम एसईओ टाइटल भी कहते हैं। एसईओ टाइटल क्या होता है? फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। तो सर्च करते हैं अलगप्पा यूनिवर्सिटी को। तो अलगप्पा यूनिवर्सिटी को सर्च करने के बाद जो आप देख रहे हैं, जैसे कि जो पहली वेबसाइट है वो ऑफिशियल वेबसाइट है और दूसरी जो है collegedunia.com। तो इसमें जो आप ये टाइटल देख रहे हैं, ये जो टाइटल देख रहे हैं, ये है एसईओ टाइटल या टाइटल टैग। ठीक है, तो ये जो टाइटल है वर्डप्रेस में हमें इसको चूज करने के लिए डिफरेंट मिलता है। हम मतलब जो टाइटल टैग है उसको हम डिफरेंट चूज कर सकते हैं, और जो पोस्ट का जो टाइटल है, मतलब ये जो पोस्ट का जो इस पोस्ट का जो टाइटल है उसको हम डिफरेंट चूज कर सकते हैं। मतलब दोनों को ही अलग अलग चूज करने की जो फैसिलिटी है वो हमें वर्डप्रेस से मिलती है। ब्लॉगर में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती है। ठीक है, तो जो टाइटल टैग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है। तो इसको ऑप्टिमाइज कैसे करें, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल हमने समझा कि जो टाइटल टैग है वो भी इम्पोर्टेंट है एसईओ के ऑन पेज के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसको पढ़ के ही जो है
इस टाइटल टैग को पढ़ के ही जो है लोग इस पे क्लिक करेंगे और तभी आपके वेबसाइट पे एंटर होंगे और तभी आपको जो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगा। तो टाइटल टैग को हमने समझा। अब इसके बाद समझते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन को। अब मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है? अब देखें टाइटल टैग के नीचे जो आप ये कंटेंट जो देख रहे हैं ना, इस कंटेंट को कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो टाइटल टैग तो लोग पढ़ते ही हैं, साथ साथ लोग ये भी पढ़ते हैं कि जो पोस्ट है, इस पोस्ट के अंदर जो है हमें क्या मिलने वाला है। तो फिलहाल टाइटल से हमने समझ लेते हैं कि जो पोस्ट का जो टाइटल है, मतलब पोस्ट में जो जो जानकारी है हमें इस टॉपिक अलगप्पा यूनिवर्सिटी के बारे में मिलने वाला है, पर अलगप्पा यूनिवर्सिटी के बारे में हमें क्या क्या मिलने वाला है वो आप इस डिस्क्रिप्शन में जो है लिख सकते हैं। इस डिस्क्रिप्शन के लिए जो है ये मेटा डिस्क्रिप्शन का जो ऑप्शन है वो आपको वर्डप्रेस से मिल जाता है। और ब्लॉगर में भी जो सर्च गूगल ने ब्लॉगर में भी ये ऑप्शन अब दे दिया है। पहले ये ऑप्शन मेटा डिस्क्रिप्शन का नहीं था, वो ऑटोमेटिकली जो है खुद से ही मेटा डिस्क्रिप्शन जो है चूज कर लेता था गूगल। बट अब जो है ब्लॉगर में आप इंडिविजुअल जो भी आप देना चाहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन में जो भी देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। तो फिलहाल जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है, तो वर्डप्रेस की वेबसाइट पे मेटा डिस्क्रिप्शन का जो ऑप्शन है वो हमें मिल जाता है, ठीक है। तो हमने ये समझ लिया कि मेटा डिस्क्रिप्शन किसे कहते हैं। फिलहाल जो यहाँ आप इसमें देख रहे हैं, गूगल क्या करता है कि अगर आपने मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है आपके पोस्ट से कुछ कंटेंट को लेगा और उसको जो है मेटा डिस्क्रिप्शन एज ए मेटा डिस्क्रिप्शन शो कर देगा, ठीक है। सर्च इंजन पे अपने जो सर्च इंजन के जो रिजल्ट पेज है उस पर शो कर देगा। तो ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन है ये मुझे नहीं लगता कि ये जो जैसे कि इसमें मैंने एंटर किया है वैसे कुछ इन्होंने एंटर किया होगा। तो इसको जो सर्च इंजन ने है वो ऑटोमेटिकली जो है चूज कर लिया उसके पोस्ट से। जैसे ये पोस्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली सब कुछ समझा रहा हूँ इसमें मैं आपको, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना है। तो ये जो पोस्ट है तो इसमें हो सकता है कि सर्च इंजन ने जो ये थोड़ा सा ये जो इतना लाइन है इस लाइन को एज ए मेटा डिस्क्रिप्शन यूज कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो हमने समझ लिया मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है। अब आगे के जाते हैं इमेज एएलटी टैग। अब इमेज एएलटी टैग क्या होता है? इसे इमेज ऑल टैग भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आते हैं एंटर, वेबसाइट में एंटर करते हैं और ये देखिए इमेज। तो वह हर एक जितनी भी पोस्ट हम क्रिएट करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए उसमें इमेज का होना बहुत जरूरी है। इमेज से जो हम अपने पोस्ट को जो कंटेंट है उससे और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, अपनी पोस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं जिससे वो सर्च इंजन पर रैंक करे। तो कोई भी इमेज जब हम अपलोड करते हैं, जो भी हम इमेज हम अपनी वेबसाइट पर या पोस्ट में अपलोड करेंगे तो उस इमेज का एक नाम होना जरूरी है। सर्च इंजन कैसे समझेगा कि इस इमेज का क्या नाम है, इस इमेज जो है किस पोस्ट के रिलेटेड है। तो इसके लिए एएलटी टेक्स्ट होता है, ठीक है। टाइटल और कैप्शन ये चीजें अलग है, लेकिन एएलटी टेक्स्ट जो है उसे गूगल पढ़ता है, मतलब जो सर्च इंजन है वो पढ़ता है कि एएलटी टेक्स्ट क्या होता है। एएलटी टेक्स्ट का मतलब जो भी आपका जो इमेज है वो किस पोस्ट से रिलेटेड है, किस कीवर्ड से रिलेटेड है। तो एएलटी टैग में आपका जो कीवर्ड है, जिस कीवर्ड के थ्रू आप अपना पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं उसे आपको एल टैग में डालना कंपलसरी है, जरूरी है, ठीक है। आप समझते हैं लिंक क्या होता है। लिंक का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिंक से मतलब है मेरा परमा लिंक। अब परमा लिंक क्या है? ये है परमा लिंक, ये आप देख रहे हैं। और जब भी आप सर्च इंजन पे आते हैं तो ये जो आप पहला लिंक दिख रहे हैं इस लिंक को कहते हैं परमा लिंक, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये लिंक है, ये जो आप यहाँ लिंक देख रहे हैं ये वाला लिंक, ये टाइटल हो गया और ये जो लिंक है ये लिंक है, ठीक है। इसे बोलते हैं परमा लिंक, ठीक है। सभी वेबसाइट का अलग अलग लिंक होता है, वो अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं। तो इस लिंक की जो है बहुत बड़ी वैल्यू है। इस लिंक में आप जो भी जिस भी कीवर्ड के अकॉर्डिंग आप अपना पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं उसको इस लिंक में डालना जरूरी है। उसी कीवर्ड के थ्रू जो है आप अपना परमा लिंक क्रिएट कीजिए, ठीक है। तो ये भी एक साइन होता है जिससे सर्च इंजन समझ पाता है कि जो आपने परमा लिंक जो है जिस कीवर्ड के थ्रू बनाया है तो उसी कीवर्ड के बेस पे आपका आर्टिकल है। तो ये भी एक प्लस साइन है आपके सर्च इंजन पे आपकी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए। उसके बाद आते हैं वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? मतलब आपकी जो वेबसाइट है उसकी सर्च इंजन में क्या स्पीड है। अब मान लीजिए किसी जो आपने अलगप्पा यूनिवर्सिटी सर्च किया और इसको सर्च करने के बाद आपने सपोज दैट ये wikipedia.com को ओपन किया। अब इसे ओपन करने में अगर 5 से 6 सेकंड से ज़्यादा भी टाइम लगता है तो आप इसे तुरंत स्किप करके कट कर देंगे और कट करने के बाद किसी दूसरी वेबसाइट में एंटर कर देंगे। तो जो वेबसाइट का जो स्पीड है ओपन होने की, मतलब वेबसाइट की जो ओपन होने की स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए, वो 5 सेकंड से कम होना चाहिए, जिसकी वजह से आप जो है तुरंत वेबसाइट पर क्लिक करें और तुरंत ही उसमें एंटर हो जाए, तो जिससे आपको किसी और वेबसाइट पर जाने की जरूरत ना पड़े और आप बोर भी ना हो जाए।
मान लीजिए किसी वेबसाइट में 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप उस वेबसाइट में अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे? आपके लिए तो करोड़ों वेबसाइट है, तो आप किसी और को भी देख सकते हैं ना, ओपन कर सकते हैं। और आपका एक टाइम भी जाएगा उस वेबसाइट को ओपन करने में। तो इसलिए ज़्यादा टाइम, जो लेंथी वेबसाइट है जो ज़्यादा टाइम लेती है ओपन होने में, वो सर्च इंजन में ऑर्गेनिक जो रैंक होती है उसको लाने के लिए वो इम्प्रूवेबल नहीं होती है। वो जो वेबसाइट है वो इम्पोर्टेंट नहीं होती है, उसको सर्च इंजन ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता है। तो आपकी जो वेबसाइट है उसका जो स्पीड है उसको ऑप्टिमाइज करना बहुत ज़रूरी है। अपने वेबसाइट के स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप जो गूगल का वेब मास्टर है उसके थ्रू आप अपने वेबसाइट का स्पीड जो है, क्या स्पीड आपकी वेबसाइट पर आ रही है, वो आप सर्च कर सकते हैं। और इसके लिए कुछ टेक्निक भी है। अपने वेबसाइट पे जो इमेजेस हैं उन इमेजेस का जो साइज है उसे कम रखिए। जैसा कि ये इमेज है मेरी वेबसाइट पे, तो इसका जो मैंने साइज रखा हुआ है वो है 30 KB। तो आप इससे कम केबी के भी जो इमेजेस हैं उन्हें उन्हें आप अपनी वेबसाइट के पोस्टेड के लिए यूज कीजिए। जितने कम केबी का जो इमेज होगा उतना ही ज़्यादा आपकी वेबसाइट पे जो लोड है वो कम बढ़ेगा, क्योंकि जो कोई भी पोस्ट ओपन होता है तो उस पोस्ट के साथ वो इमेज भी ओपन होता है, और इमेज को डाउनलोड होता है, वो एक तरह से ओपन होने के साथ डाउनलोड होता है। तो डाउनलोड होने में जितना कम टाइम लगे उतनी जल्दी वो पोस्ट जो है ओपन होगा। तो ब्लॉगर के लिए आपको जो वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने, मतलब वेबसाइट की जो स्पीड है उसको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन ये है कि ब्लॉगर की जो स्पीड है वो बहुत अच्छी है। तो जो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का जो प्रोसेस है वो आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट में ही करना होगा। इस पे अगर आपने ज़्यादा जावास्क्रिप्ट की फाइल अपलोड कर दी है या फिर ज़्यादा प्लगइन्स अपलोड किए हुए हैं, जो हैवी प्लगइन्स होते हैं, अगर उनको आपने अपने वेबसाइट में एंटर किया हुआ है तो आपकी जो वेबसाइट है थोड़ा सा स्लो हो सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को जो रिड्यूस करके, इन चीज़ों को हटा के जो है आप अपनी वेबसाइट की जो स्पीड है उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और जिससे सर्च इंजन में जल्दी ही ये रैंक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है यूजर फ्रेंडली वेबसाइट। अब यूजर फ्रेंडली वेबसाइट क्या होता है? अब सपोज कीजिए मैं अपनी वेबसाइट को दिखा देता हूँ आपको, सक्सेसदुनिया.com। इसको मैं ओपन करता हूँ। तो इसको ओपन करने के बाद ये जो वेबसाइट है वो यूजर फ्रेंडली है। अब यूजर फ्रेंडली कैसे है ये आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो इस वेबसाइट को जब मैंने ओपन किया तो यहाँ देख पा रहे हैं आप, इस वेबसाइट में जो भी चीजें हैं, मतलब सबसे दुनिया में जिन भी चीजों को मैंने जिन भी पोस्ट को अपलोड किया, जिन भी टॉपिक से रिलेटेड जो पोस्ट अपलोड किए हैं, उन सबका जो डिटेल है वो यहाँ मैंने दिया हुआ है। जैसे कि यूनिवर्सिटी पे आप जाके आप जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट, स्टेट और डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी या 100 यूनिवर्सिटी जो टॉप 100 यूनिवर्सिटी है इंडिया के, उन सब के बारे में क्लिक करके, एक क्लिक करके जान सकते हैं। ठीक है, यहाँ जितने भी कोर्सेज हैं इंडिया में उन कोर्सेज को एक क्लिक करके जान सकते हैं। मतलब आपको भटकना नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर बात यह है कि आपको वेबसाइट पे कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो जो भी डिटेल है, जो भी वेबसाइट में जितनी भी जानकारियां हैं वो आपको एक साथ एक जगह ही मिल जा रही हैं। तो ये जो मेनूज है, इन मेनूज के थ्रू आप जो है वेबसाइट में जो भी डिटेल है उनको एक क्लिक में जान सकेंगे। आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा कि यहाँ जाए वहाँ जाए, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्योंकि ये सारी डिटेल जो है यूजर के लिए सामने मिला हुआ है, तो यूजर बिना भटके हुए जो है वो फाइंड कर सकता है। जो भी जानकारी उसे चाहिए वो जानकारी वो इसके थ्रू फाइंड कर सकता है। तो उससे तो इसी चीज को जो है, ऐसे वेबसाइट को जहां यूजर जो है बिना किसी दिक्कत के अपनी जो जानकारी है उसे फाइंड कर सके, उसे कहते हैं यूजर फ्रेंडली वेबसाइट। अब यहाँ पे मैंने सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है। इस सर्च के ऑप्शन से भी जो है यूजर जो भी जानकारी उसे चाहिए वो क्लिक करेगा और सर्च करके जो है उसे वो जानकारी मिल जाएगी। तो और भी काफी सारी चीजें होती है इसके अंदर, लेकिन मैंने आपको ये एग्जांपल बताया, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताया कि ये जो है सर्च इंजन जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन जो फ्रेंडली वेबसाइट है वो ऐसी होती है। और अगर यूजर के लिए जो वेबसाइट है ये फ्रेंडली होगा तो सिंपल सी बात है, ये जो आपके सर्च इंजन है उसके लिए भी है जो ये वेबसाइट फ्रेंडली होगा। ठीक है, तो हमने ये चीज समझ लिया। अब चलते हैं साइट मैप। अब साइट मैप क्या होता है? साइट मैप में दोस्तों, साइट मैप का मतलब है आपके जो साइट का, आपकी जो वेबसाइट है उसका एक मैप। ठीक है, मतलब आपने वेबसाइट पे जितने भी पोस्ट क्रिएट किए हुए हैं उन पोस्टेज को जो है एक जगह वो सारे पोस्ट जो है मिल जाना। अगर यहाँ मैं इस वेबसाइट पे आता हूँ तो यहाँ जो है अलग अलग जो ये जो मेनू है, इन सभी मेनू पे अलग अलग क्लिक करके मुझे जो पोस्टेज की जानकारी मिलेगी। बट मुझे जो साइट का मैप होता है उसमें एक जगह पे सारी जो पोस्टेड है उन सभी की जो डिटेल है वो मुझे एक जगह मिल जाएगी। अगर आप इंडिया का मैप देखते हो तो उस इंडिया के मैप में आप सिर्फ मैप को देख के समझ सकते हैं कि कहाँ कौन सा स्टेट लोकेटेड है। ठीक है,
तो जो वेबसाइट का जो मैप होता है, जो साइट मैप होता है, उसमें भी आप एक क्लिक करके जान सकते हैं कि किस पोस्ट में कितने पोस्टेड हैं और कौन कौन से पोस्टेड हैं। उन सभी का जो लिंक है वो आपको साइट मैप में एक साथ मिल सकता है। अब साइट मैप को चेक कैसे करें, इसके लिए आपको जो आपका डोमेन है उसके बगल में लिखना होगा बस साइट मैप। साइट मैप .xml, ठीक है। ये चीज़ आपको लिखना होगा, टाइप करना होगा, और उसके बाद जो आपकी जो वेबसाइट है उसका जो साइट मैप है वो आपको शो हो जाएगा। तो इस तरह से तो साइट मैप के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। वो भी आपको मैं एक वीडियो में बताऊंगा कि साइट मैप में क्या क्या टाइप होता है। फिलहाल इस वीडियो में समझ लेते हैं कि यहाँ बता रहा है कि जो पोस्ट साइट मैप है, मतलब इस पर क्लिक करेंगे आप तो मेरे जितने भी वेबसाइट में जितने भी पोस्टेड हैं, जितने पोस्ट है, उन सभी का जो लिंक है वो आपको एक साथ ही मिल जाएगा। तो जिस भी पोस्ट को आपको जानना है, जिसकी पोस्ट के बारे में पढ़ना है आपको, उस पोस्ट पे क्लिक कीजिए और उस पोस्ट की जो डिटेल है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया साइट मैप। अब मैंने जो साइट मैप क्रिएट करने के लिए मैंने जो है ये जो आपका योस्ट एसईओ है उसका यूज किया हुआ है, ठीक है। तो योस्ट एसईओ का यूज करके भी जो है आप अपनी साइट मैप को क्रिएट कर सकते हैं। वैसे जो योस्ट एसईओ है वो ऑटोमेटिकली जो है साइट मैप को क्रिएट कर देता है। तो आपको जो साइट मैप क्रिएट करने के लिए योस्ट एसईओ का यूज करने की जरूरत, मतलब सॉरी, साइट मैप क्रिएट करने के लिए आपको मैनुअली साइट मैप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने योस्ट एसईओ का प्लगइन यूज किया हुआ है तो आपको जो है साइट मैप को मैनुअली क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने योस्ट एसईओ का प्लगइन नहीं यूज किया हुआ है तो आपके मतलब ऑनलाइन आपको बहुत सारी ऐसी साइट मिल जाएगी जिसके थ्रू जो है आप अपने जो वेबसाइट का जो साइट मैप है उसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए इसे साइट मैप क्रिएट या जनरेटर, ठीक है। तो आप अगर ये टाइप करेंगे तो आपको ये जो एक्सएमएल साइट मैप है उसको जनरेट करने के जो ऑप्शन है वो मिल जाएंगे। तो आप यहाँ क्लिक करके भी अपना साइट मैप मैनुअली जो है क्रिएट कर सकते हैं। अब लास्ट जो ऑप्शन है उस पर आते हैं, वो है robot.txt की। robot.txt क्या होता है दोस्तों? robot.txt के मतलब ये एक फाइल है जिसके थ्रू जो है हम अपने वेबसाइट के कुछ पेजेस हैं या कुछ पोस्ट हैं या फिर जो भी मेनू जो है मान लीजिए या फिर कैटेगरी है उसे ब्लॉक कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं इसको फिलहाल एग्जांपल के लिए मैं इस पोस्ट को ओपन करता हूँ, अलगप्पा यूनिवर्सिटी को मैं ओपन कर लेता हूँ, और इसमें ओपन करने के बाद मुझे जो है जो कमेंट है उसको ब्लॉक करना है। या फिर मान लीजिए ये जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इस यूनिवर्सिटी को ब्लॉक करना है। मतलब जो कोई भी जो सर्च इंजन है वो इस यूनिवर्सिटी के जो पेजेस पे आए तो इस पेजेस के अंदर जितने भी पोस्ट हैं, जो भी चीजें हैं, उसको जो है वो क्राउल ना कर पाए, इंडेक्स ना कर पाए। अब मान लीजिए ये कोर्सेज है, ठीक है, इस कोर्सेज पे मैं क्लिक करता हूँ और जो कोर्सेज इन इंडिया है इस वाले लिंक को मैं जो ब्लॉक कराना चाहता हूँ। ब्लॉक किससे कराना है? सर्च इंजन से, ठीक है। तो सर्च इंजन जो है इस पेज को मेरे जो है इंडेक्स ना कर पाए, क्राउल ना कर पाए, इसके लिए मुझे ब्लॉक करना है। तो ब्लॉक के लिए मैं robot.txt जो फाइल है उसका यूज करूंगा। robot.txt जो फाइल है उसका यूज अब उसको आप मैनुअली जो है जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए robot.txt जनरेटर जो है आप गूगल पे सर्च कर लीजिए और उसके बाद जो है आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी। तो इस वेबसाइट के थ्रू जो है आप robot.txt की जो फाइल है उसे जनरेट कर सकेंगे। तो होपफुली जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है उसमें ऑन पेज का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑन पेज एसईओ में हमने बहुत कुछ जाना कि ऑन पेज एसईओ के कितने टाइप है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो इसमें आपको मैंने बेसिक डिटेल देने की कोशिश की है, इसको मैंने पूरा एडवांस लेवल पे आपको नहीं बताया है। फिर भी अब जो मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं हर एक जो जितने भी ये जो आप देख रहे हैं जो टाइप जो है ऑन पेज एसईओ के जो टाइप हैं उनको एक एक वीडियो को जो है डिटेल में बताऊंगा और एडवांस लेवल तक बताऊंगा। तो आपको उन वीडियो को जरूर देखना है। फिलहाल इस वीडियो में हमने ऑन पेज एसईओ के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो हमने जान लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जो हमारा चैनल है फेमस हिंदी उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।